हे गाइस, वेलकम इन भदानी क्लासेस। तो कैसे हो सब? आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूँ उस चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो क्लास 9th के एनसीईआरटी के हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अब तक आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को बटन को भी क्या करिए, प्रेस कर दिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाली वीडियो के सभी के। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जानने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, रीज़न क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, या फिर मतलब इसके तो ऐसे 2-3 रीज़न, 4-5 रीज़न होते हैं, पॉलिटिकल रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, बहुत सारे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं उस बात पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनेगा। बोल रहा है क्या कि 14 जुलाई 1789 का टाइम था। उस टाइम फ्रांस के जो किंग थे वो थे लुइस 16। उन्होंने क्या किया था, सिंपली अपने ट्रूप्स को, अपने मिलिट्री को क्या किया था, ऑर्डर किया था। एक्चुअली ही कमांडेड द ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। सिर्फ ऑर्डर किए थे, कमांड किए थे, रीजन कुछ नहीं था कि मतलब मारना है, पीटना है, बस ये ऑर्डर किए थे क्या कि आपको सिटी में क्या करना है, मूव करना है। बट व्हेन द पीपल सॉ द ट्रूप्स दे थॉट दैट he would again order the troop to open fire upon the crowd। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ही लोगों ने, जनता ने, एक बहुत ही बड़ी भीड़ ने जैसे ही देखा कि आर्मी जो है वो मतलब क्या है, पेरिस के मतलब शहरों में घूम रही है, तो जनता को ये लगा कि ये जरूर उस राजा ने किया होगा कि वो ये ऑर्डर दिया है कि सभी भीड़ पर क्या करा दो, गोलियां चला दो। तो लोग क्या हो गए हैं, बिकॉज दैट वाज द रूमरस स्प्रिट। वो एक रूमरस स्प्रिट था। रूमरस स्प्रिट कहने का मतलब क्या होता है? अफवाह होता है। अफवाह तो आप लोग समझते होंगे, रास्ते में चल रहे हैं, पीछे से बोल दिया अरे डायनासोर आ रहा है, डायनासोर आ रहा है, बस भागना शुरू। तो वो अफवाह है। ठीक है, तो वैसे ही हुआ कि व्हेन देयर वाज अ रूमरस स्प्रिट अमंग द सिटीजन, दे थॉट दैट ही वुड अगेन ओपन फायर अपॉन द क्राउड। तो इसलिए क्या हुआ, अबाउट 7,000 men and women gathered in front of the town and और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक मिलिशिया बनाने की, एंड दे थॉट टू मेक अ मिलिशिया। मतलब मिलिशिया कहने का मतलब क्या होता है, एक जन सैनिक बनाने की क्या की, कोशिश की। अब जन सैनिक बनाना है, क्यों जन सैनिक बनाने की कोशिश की? क्योंकि वो राजा के साथ, मिलिट्री के साथ लड़ना चाहते थे। सो दे हैव डिसाइडेड टू मेक दी मिलिशिया। उन्होंने मिलिशिया तो बनाने की मतलब डिसाइड तो कर लिया, बट दे डिडंट हैव द वेपन। उनके पास वेपन नहीं था। इसी के तलाश में उन्होंने क्या किया, दे मेनी पीपल ब्रोक आउट इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। यहाँ पर पहला रीजन क्या हुआ आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि लगभग बहुत सारे पीपल जो थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में क्या कर गए, घुस गए। व्हाई दे हैव ब्रोक आउट इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग? इन सर्च ऑफ आर्म्स के तलाश में, वेपन के तलाश में उन्हें क्या हो गए, वे लोग घुस गए। जब उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला, सो सेवरल ऑफ द 100 पीपल्स मूव टुवर्ड्स द सिटी ऑफ द पेरिस। वो क्या हुआ कि पेरिस के ईस्ट पार्ट के सिटी में क्या हो गए, मूव कर गए। वहाँ भी मूव करने के लिए रीज़न सबसे बड़ा यही था कि उन्हें ऐसा पता चला कि जो बेस्टाइल, दैट वाज एक तरह से समझो तो प्रिजनर था, मतलब एक तरह से जेल था। उन्हें ऐसा लगा कि पेरिस के बेस्टाइल में क्या होगा, वो जेल है, तो ज़रूर वहाँ पर बारूद, गोले, ये बंदूक वगैरह होंगे, है ना। बंदूक मतलब दिवाली वाला बंदूक नहीं, बड़े बड़े बंदूक जिससे आर्मियों का मुकाबला किया जा सके। तो उन्हें ऐसा लगा। सो सेवरल हंड्रेड्स ऑफ द पीपल मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेरिस एंड इंटर इन बेस्टाइल। जब वो बेस्टाइल में इंटर किए तो वहाँ पर कुछ मिला उन्हें नहीं। बेस्टाइल क्या था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेस्टाइल एक क्या था, किला था। वो किला किस चीज़ का था, वो असल में एक जेल था। तो उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पर जब वो मूव करेंगे, वहाँ पर जब जाएंगे तो उन्हें बहुत ही बड़ी संख्या में क्या मिलेगा, आर्म्स मिलेगा, बट दे डिडंट गेट एनीथिंग। वो लोग कुछ नहीं उनको मिला। इसी रीज़न से क्या हुआ कि बेस्टाइल के जो कमांडर थे, बेस्टाइल के जेल के जो कमांडर थे, वो भी क्या हो गए, ही वाज किल्ड बाय द क्राउड। वो क्या हो गए, क्राउड से तुम्हारे क्या हो गए, मारे गए। साथ ही साथ फिर क्या हुआ कि बेस्टाइल का जो किला था उसको क्या कर दिया गया, डेमोलिश, मतलब उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया बेस्टाइल के किला को? बिकॉज बेस्टाइल वाज द डिस्पोटिक सिंबल ऑफ द किंग, ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट किंग। एब्सोल्यूटिस्ट किंग कहने का मतलब निरंकुशवादी शासन। तम मतलब उसे कहो तो क्या कि उस पर आप किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकते। इसी रीजन से क्या किया लोगों ने, बेस्टाइल का जो फोर्ट्रेस था उनको डेमोलिश कर दिया, उनको तोड़ दिया, और उनके जो पार्ट था जेल का उसको क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया। और लोग उस पार्ट को भी बहुत ही अच्छे से खरीद कर उसे एक सिंबल की तरह क्या किए, रखें। फिर देयर वाज आल्सो एक और रीजन था, देयर वाज आल्सो राइट इन पेरिस एंड इन द कंट्री साइड।
द रीज़न बिहाइंड दैट द रीज़न बिहाइंड द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड, उस टाइम क्या था कि रोटी का जो दाम था, ब्रेड का जो दाम था वो भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। रीज़न क्या है, ब्रेड का दाम क्यों बढ़ा, हम लोग आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखना है कि पेरिस और कंट्री साइड में क्या था, राइट हुआ, और राइट होने के कारण क्या था तुम्हारा वहाँ पर हाई प्राइजेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि बहुत सारे बेस्टाइल, आपको मालूम है बेस्टाइल क्या था, दैट वाज द फोर्ट्रेस प्रिजन, एक जेल था। ठीक है, बाकी आपको समझ आया। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट वाज द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। चलिए आइए हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हम लोग जो यहाँ पर अभी टॉपिक देखेंगे वो है फ्रेंच सोसाइटीज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के दरमियान क्या था फ्रेंच सोसाइटी। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक मूलभूत था कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। लेकिन अब हम लोग सीधा हिस्ट्री पे आ रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन क्या था कि लोगों को आर्मी खोजना पड़ा देखने के कारण, ब्रेड का दाम क्यों बढ़ गया इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं, तो क्या बोल रहा है कि लुइस 16, ध्यान से सुनना, लुइस 16 जो थे वो तुम्हारे क्या आ गए, किंग बने। कहाँ के किंग बने, फ्रांस के। कहाँ के किंग बने, फ्रांस के। कितने साल की उम्र में, when he was at 20 years old he became the king of the France, है ना, लुइस 16। when he became king he got married by Austrian princess Marie Antoinette, है ना। यहाँ से इनका क्या हुआ, got married, शादी हुआ इनका किनके, ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से जिनका नाम था क्या, मैरी एंटोनिटी। ठीक है, मैरी एंटोनिटी क्या था, इनकी वाइफ का नाम। So then after when he became the king of the France he found the empty treasury। जब वो राजा बने तो वो क्या देखे कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है बिल्कुल वो क्या है, खाली है। राजकोष जो है वो पूरी क्या है, खाली। राजकोष खाली होने का कारण क्या था, क्योंकि बहुत ही लंबे समय से युद्ध चलने आ रहे के कारण क्या था कि दैट ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। वो पूरी तरह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो था वो क्या कर दिया था, आपका घटा दिया था। साथ ही साथ अंडर हिज रूल, ध्यान से देखना, यानी लुइस 16 के रूल के दरमियान, अंडर हिज रूल, लुइस 16 के रूल के अंडर के दौरान ही क्या किया था, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, ध्यान से सुनना, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया था टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रांस ने बहुत ही मदद किया था, किस लिए, आज़ादी पाने के लिए। दैट वाज द कॉमन एनिमी मीन्स ब्रिटेन। ठीक है, तो वो जो लॉन्ग ड्यूरेशन जो था युद्ध का, जो लॉन्ग ड्यूरेशन था, वार डेब्ट जो था फ्रांस पर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। डेब्ट रोज फ्रॉम 1 बिलियन लीवर्स टू 2 बिलियन लीवर्स, है ना, 1 बिलियन लीवर्स। ये जो लीवर्स आप देख रहे थे, दैट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस इन दैट टाइम, लीवर्स। ठीक है, तो जो डेब्ट था, वार जो युद्ध हो रहा था, अब युद्ध में क्या चाहिए, पैसे चाहिए। फ्रांस के पास ऑलरेडी पहले से एम्प्टी ट्रेजर था और उसके कारण भी और ज़्यादा, युद्ध के कारण भी और ज़्यादा एम्प्टी ट्रेजर हो गया। तो इसके लिए क्या हुआ आपका कि मतलब फ्रांस को कर्ज लेना पड़ा, और जो कर्ज लिया था 1 बिलियन लीवर्स से वो बढ़कर कितने हो गए थे, 2 बिलियन लीवर्स। तो अब उनको ये कर्ज क्या था, चुकाना था। लेकिन चुकाना था तो वहाँ पर क्या हुआ कि चुकाने के लिए पास, तो उनके पास भी कोई ना कोई तो साधन होना चाहिए ना, कोई ना कोई साधन होना चाहिए। साधन नहीं होने का कारण क्या था कि टू मेट द एक्सपेंसेस ऑफ द फ्रांस ही वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस। यानी लुइस 16 जो टैक्सेस को क्या करना चाहता था, इंक्रीज करना चाहता था। इसलिए फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसको क्या किया गया, 3 भागों में बांटा गया। दैट वाज द ई एस्टेट्स, है ना, उसको क्या किया गया, 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। तीनों भाग का नाम क्या था, पहला आपका क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी, और जो तीसरा था वो था बिजनेसमैन, पीजेंट्स, लॉयर्स, एजुकेटेड पीपल, मिडिल क्लास फैमिली का क्या था, सारा का सारा ग्रुप था। तो चलिए आइए हम लोग उसके बारे में क्या करते हैं, सो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ कि राजा लुइस 16 ने क्या किया कि फ्रेंच सोसाइटी को 3 भागों में बांट दिया, है ना। तो ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी इज क्लासिफाइड इनटू 3 ई एस्टेट्स। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा क्लासिफाइड इनटू ई एस्टेट्स। ई एस्टेट्स में क्या कर दिया गया, ई एस्टेट्स में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। क्या कर दिया गया, बांट। ई एस्टेट्स क्या है, क्वेश्चन ये आता दिमाग में कि ई एस्टेट्स है क्या। ई एस्टेट्स को सिंपली क्या कहा जाता है कि फ्रेंच सोसाइटी में वो क्या थे, एक सोसाइटी हुआ करते थे। ई एस्टेट एक तरह से समझो तो इट वाज द स्टेट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इन फ्रांस। तो फ्रेंच सोसाइटी क्या था, 3 भाग में बढ़ गया। वो 3 भाग कौन थे,
क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे, है ना। और थर्ड जो भाग है इसमें जो तुम्हारे हैं वो बिजनेस, रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ये लेबरर्स, दीज वर इन द थर्ड स्टेट्स। ठीक है, ध्यान से सुना। मैंने क्या बोला कि फ्रेंच सोसाइटी वाज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट वन इज क्लर्जी, नोबिलिटी एंड बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लायर्स, पीजेंट्स, आर्टिसन, जितने भी मिडिल क्लास के थे वो सारे कहाँ चले गए, थर्ड स्टेट्स में। तो हियर क्लर्जी और जो नोबिलिटी थे, ध्यान देना, ये जो क्लर्जी नोबिलिटी थे, क्लर्जी तो ये क्या थे, एक तरह से प्रीस्ट थे, और चर्च के समझो तो एक तरह से पोप थे। पोप मतलब पूजा करने, देयर ड्यूटी वाज टू ओनली प्रे, है ना, और पूजा करना था, प्रार्थना करना था, बस इसी तरह से था। नोबिलिटी क्या थे, दे वर रिच एंड पावरफुल्स, नोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और ये रिच थे किसके, तुम्हारे सेकेंड स्टेट्स के। ठीक है, थर्ड में इसमें बिजनेसमैन, ये सब तो मालूम ही है। अब मैं बताता हूँ, ये जो क्लर्जी और ये जो नोबिलिटी है, इनको एक विशेष प्रकार का अधिकार था। दे हैड अ सर्टेन टाइप ऑफ राइट्स। क्या वो राइट्स क्या था, बिकॉज दे इंजॉय, बोथ ऑफ देम इंजॉय सर्टेन privileges, है ना, इन बोथ ऑफ देम इंजॉय सर्टेन privileges बाय बर्थ। इन लोगों क्या करते थे, बाय बर्थ क्या करते थे, सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय किया करते थे। इनका दूसरा ये और क्या करते थे, ये दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस, दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस, दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस। इनको किसी भी प्रकार का टैक्सेस वगैरह स्टेट को नहीं देना पड़ता था, फ्रांस को नहीं देना पड़ता था। और साथ ही साथ ये वैसे लोग थे जो हु इम्पोज द टैक्सेस, दे इम्पोज द टैक्सेस। ये क्या करते थे, टैक्सेस को एक तरह से इम्पोज किया करते थे, दे इम्पोज टैक्सेस किया करते थे, इम्पोज। अब स्टोरी समझना थोड़ा सा। क्लर्जी और नोबिलिटी, ध्यान से, क्लर्जी और नोबिलिटी ये एक ऐसे मतलब से दो स्टेट्स थे जो क्या थे, दे एंजॉय सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंड दे वर आल्सो फ्री फ्रॉम दी टैक्सेस। उन्हें किसी प्रकार का टैक्सेस पे करना नहीं पड़ता था। एंड दे स्पेशली इम्पोज द टैक्सेस टू द थर्ड स्टेट्स बिकॉज दीज टैक्सेस, ये जो टैक्सेस तुम देख रहे हो, ये टैक्सेस जो होता था ये इनके द्वारा पे किया जाता था, पेड बाय थर्ड स्टेट्स। ध्यान से देखना, ये जो टैक्सेस है ये तुम्हारा थर्ड स्टेट्स के द्वारा क्या किया जाता था, पे किया जाता था। यानी सारा कर्ज देना हो, कर्ज देना, कर्ज लेना भी और कर्ज देना भी, ये सारे काम करते थे कौन, तुम्हारे क्लर्जी और नोबिलिटी। और जितना भी कर्ज लिया जाता था, टैक्सेस दिया जाता था, वो सारे के सारे टैक्सेस जो देते थे वो तुम्हारे देते थे थर्ड स्टेट्स वाले, कौन, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स। तो कहा जाता है ऐसा कि पूरी आबादी में देयर वर अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन वर पीजेंट्स, जिसमें से 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट रिच बिजनेसमैन। उनसे द्वारा मतलब क्या कहता था, 60% भूमि को मतलब उनके द्वारा उन पर अधिकार था, उनका अधिकार था। साथ ही साथ जो पीजेंट्स थे उनको पीजेंट्स में एक तरह से समझो तो इनको लैंड रोवर करना पड़ता, इनको एक तरह से मजदूरी करना पड़ता था, लैंड रेवर करना पड़ता था अंडर द नोबिलिटी एंड द क्लर्जी। फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो क्लर्जी था ये एक प्रकार का और टैक्सेस क्या करता था, लेता था, जिसका नाम था टिथिस। ये टिथिस क्या था, दैट वाज अ टाइप ऑफ टैक्स, अ टाइप ऑफ टैक्सेस। ये एक धर्म टैक्सेस था, दैट वाज अ टाइप ऑफ रिलीजियस टैक्सेस, है ना, दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, इट मींस फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स। तो ये एक और थर्ड ये तिथियस, जिसको हम लोग क्या लिखे हैं, मैंने क्या लिखा है, तिथियस क्या करता था, लिया करता था। कौन वाले, क्लर्जी वाले, जो एक तरह से मतलब जिनका मतलब एक तरह से अधिकार हुआ करता था, क्या तुम्हारा बाबू, ये धर्म कर्ज वसूलने का। फिर मैं बताता हूँ, तो क्लर्जी वाले क्या करते थे, एक प्रकार का टिथियस। देयर आर आल्सो टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में जो था वो एक और तुम्हारा टैक्सेस था जिसका नाम था टाइल्स। शांत से सुनना, क्या नाम था उसका, टैली, TAILLE। ये एक टैली था, ये भी एक प्रकार का क्या था बाबू, टैक्सेस था। ये भी एक टैक्सेस था जो डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारे टैक्सेस वसूले जाते थे
टोबैको का, सिगरेट का, वाइन्स का, इन सब पर कुछ अलग से प्रकार से टैक्स लिया जाता था एंड दे वर क्लासिफाइड इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये तुम्हारे टैक्सेस थे टैली फ्रांस के उस टाइम, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ से, ये जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो है वो है हम लोगों का उस टाइम के लोगों को जीने के लिए क्या मतलब सब, वो कैसा उनका सफ़र हो रहा था, किस प्रकार के वो स्ट्रगल कर रहे थे और क्या क्या उनको मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। तो चलिए आइए अब हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। सो हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। याद करना, मैंने जब सबसे पहले आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताया था तो उसमें जो सबसे थर्ड पॉइंट था वो क्या था, राइट्स वाज इन द पेरिस एंड इन द कंट्री साइड। वाई देयर वाज राइट्स इन द पेरिस एंड इन द कंट्री साइड, बिकॉज ऑफ द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। क्यों बढ़ा था तो वो सुना। मैं 2 ईयर ले रहा हूँ। सबसे पहले 1715 के टाइम में जो आबादी थी वो 23 मिलियन थी। ध्यान से देखना, 23 मिलियन क्या था तुम्हारा पॉपुलेशन था। क्या था तुम्हारा पॉपुलेशन था। फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो क्या थी तुम्हारी 23 मिलियन। ठीक इसके 1789 में जो पॉपुलेशन हो गया वो बढ़कर हो गया तुम्हारा 28 मिलियन। 28 मिलियन 23 मिलियन से पॉपुलेशन बढ़कर कितना हो गया तुम्हारा, इंक्रीज कर गया तुम्हारा पॉपुलेशन कितना हो गया तुम्हारा 28 मिलियन। सो व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे ही पॉपुलेशन तुम्हारा बढ़ा तो ये यहां पर क्या हो गया तुम्हारा डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड। तो जैसे ही तुम्हारा पॉपुलेशन बढ़ा तो डिमांड जो था फूड ग्रेन्स का वो भी क्या हो गया तुम्हारा बढ़ गया। सो व्हेन द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स इंक्रीज दैट लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड। और यही क्या कर दिया, लीड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड। अब यहां से क्या हो गया तुम्हारा ब्रेड का दाम भी बढ़ गया। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम्हारा ब्रेड का दाम बढ़ा तो ब्रेड का दाम बढ़ा तो वो जिस दाम पर बिक रहा था उसे हर कोई मतलब क्या कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जो थे मतलब वो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर एम्प्लॉयड इन द क्या उसे बोल सकते हैं हाउस कीपिंग में, किसी प्रकार के वर्कर्स में एम्प्लॉय थे, लेकिन दे वर पेड लो वेजेस। और उनको जो लो वेजेस पेड किया जाता था इसके कारण क्या होता था कि दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड। तो वहाँ से क्या हुआ कि वहाँ से मतलब दैट लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या था, एक्चुअली दैट वाज द कॉमन क्राइसिस ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी इन द फ्रेंच। और उसके पहले भी बहुत सारे, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक तरह से मतलब भूखमरी का माहौल होता है ना। तो उस प्रकार की स्थिति और वे लोग झेल चुके थे पहले भी। और ठीक यहाँ पर फिर उसी प्रकार की स्थिति क्या हुई, आ गई फ्रांस में। जैसे यहाँ पर फ्रांस में उस प्रकार की स्थिति आई, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आया, तो वो क्या हो गया, वो एक अमीर और एक गरीब के बीच में जो विभेद था वो क्या हो गया तुम्हारा बढ़ गया। यहाँ पर बीच में जो अमीर और विभेद क्या हो गया बढ़ गया। तो वो जो बढ़ गया विभेद, तो यहाँ पर से मिडिल क्लास वाले जो थे वो लोग तुम्हारे अब विरोध करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। तो चलिए हम उस पर आते हैं। अब इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ग्रोइंग मिडिल क्लास, एविसेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो थर्ड ईयर स्टेट्स में जो मिडिल क्लास के लोग थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, आपके ग्रो कर रहे थे। ग्रो कहने का हमारा सीधा तौर पे मतलब ये है कि अब उनका सोच क्या हो रहा था, धीरे धीरे बदल रहा था। क्योंकि इस टॉपिक में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो असल में एक बात नहीं बल्कि एक मुलाकात है। मुलाकात किन लोगों में है, उन लोगों में जो एक तबके से क्या थे, शोषण सहते आ रहे थे, और उन लोगों में जो इनका खिलाफ अब आवाज उठाने वाले थे। तो अब ये लोग दोनों आपस में क्या होंगे, एक साथ होंगे। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो थर्ड ईयर स्टेट्स में जो आपके जितने भी एजुकेटेड ग्रुप वाले जो लोग थे, थर्ड ईयर स्टेट्स में मैंने बताया था, ई स्टेट्स का तो मैंने मतलब सबसे पहले बताया था कि ये स्टेट्स क्या था कि फ्रेंच सोसाइटी वाज क्लासिफाइड इनटू 3 ई स्टेट्स। फर्स्ट में क्लर्जी, सेकंड में नोबिलिटी एंड थर्ड में बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे। दीज वर इन द थर्ड ई स्टेट्स। ई स्टेट्स क्या था, दैट वाज द टाइप ऑफ सोसाइटी इन द फ्रांस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी।
तो इन लोगों का ऐसा मानना था, बिलीव दैट नो ग्रुप इन अ सोसाइटी, कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, दैट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, वो एक प्रिविलेजेस बाय बर्थ के आधार पर बेस होना चाहिए। यानी वे लोग ऐसे सोसाइटी को चाहते थे जहां पर किसी प्रकार का किसी को कोई आरक्षण या फिर किसी को कोई मतलब फायदा ना हो। आप लोगों को मालूम होगा कि क्लर्जी और नोबिलिटी एक तरह से सर्टेन टाइप ऑफ प्रिविलेजेस एंजॉय किया करते थे, है कि नहीं। तो ये जो आइडिया था, आइडिया ऑफ इन्वेस्टेजिंग का, ये जो सोसाइटी होता है किस प्रकार से एक सोसाइटी बनना चाहता, दैट वाज बेस्ड ऑन दी फ्रीडम एंड इक्वलिटी। वो किस पे बेस्ड था? फ्रीडम पर और इक्वलिटी पर। वो किस पे बेस्ड था बाबू? फ्रीडम पर और इक्वलिटी पर। तो आपको ये पता चला कि वो जो सोसाइटी, वो जो चीज़ सोच रहे थे कि सोसाइटी किस पर आधारित होनी चाहिए, वो जो बेस था उनका बेस, वो किस पर बेस थे? फ्रीडम पर और इक्वलिटी पर। अब आते हैं तो इन्हीं सब तौर पर वो जो यहाँ पर ये जब सोच बढ़ रही थी, इनमें से दो व्यक्ति उभर कर सामने आए। देवर टू सोशल रिफॉर्मर्स, एक थे जॉन लॉकी और दूसरे थे जे रोसियो, जीन जैक रोसियो, है ना। ये रोसियो और ये जो जॉन लॉकी थे, है ना, इनका क्या था? एक अलग ही सोच था, एक अलग ही नज़रिया था। जो आपके प्रिविलेजेस बाय बर्थ पर जो सोसाइटी है उनको ये हटाना चाह रहे थे, उनकी प्रिविलेजेस को एंड करना चाह रहे थे। तो जो जॉन लॉकी थे, मतलब इन्होंने क्या किया? ही sought to refute the doctrine of the absolutist power of the monarch। ये सीधा क्या किए कि इन्होंने शॉर्ट किया कि एब्सोल्यूटिस्ट पावर जो है मोनार्की का, उसका इन्होंने क्या किया? खंडन किया। शॉर्ट टू मतलब डॉक्ट्रिन जो थे डिवाइन, मतलब उस तरह से उनको क्या किया? खंडन किया, मतलब उनको तोड़ने का कोशिश किया। और जो रोसियो जो थे, ही जस्ट कैरिड आउट हिज आइडियाज एंड पुट फॉरवर्ड टू द पीपल। उन्होंने अपने आइडियाज को पीपल के सामने रखा और उन्हें प्रेरणा किया, उन्हें बताया कि गवर्नमेंट जो हो वो मिडिल क्लास गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स और साथ ही साथ तुम्हारे लोगों के बीच में उनका एक आपसी संबंध होना चाहिए। तो इन्हीं के दरमियान क्या हुआ कि एक और व्यक्ति थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक ऐसा मतलब अपने बुक लिखा था। उनका बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें उन्होंने पूरी तरह से बताया था कि दैट द पावर ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड on the three organs. The power of the government should be divided in the three organs, that is such as legislative, executive and judiciary। इस तरह से उन्होंने क्या किया था? मतलब पावर को बांटने की बात की थी। तो हम लोग बात करते हैं जॉन लॉकी और जो जे रोसियो थे, ये जब अपने आइडियाज को एक तरह से समझो तो स्प्रेड जब कर रहे थे, तो एक तरह से इनका क्या हुआ वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये सुनना। तो मैंने क्या बोला कि जॉन लॉकी और रोसियो, इनका जो आइडियाज था, इनका देयर आइडियाज वाज बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वलिटी, है ना। उनका एक फ्रीडम और इक्वलिटी जैसा सोसाइटी में चाहिए। इनका जो आइडिया था, देयर आइडियाज वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली अमंग द सिटीजन इन द कॉफी शॉप, टी कॉर्नर, बुक सेलर, है ना। इस तरह से इनका क्या हुआ? आइडियाज फैलना लगा। हम लोग सीधा लिखते हैं देयर आइडियाज discussed intensively in coffee cafe, in coffee shop, tea corner and also their ideas spread by, ध्यान से ना, न्यूज़पेपर एंड बुक्स। ये मेन था कि इनका आइडिया जो था वो धीरे धीरे लोगों में क्या होने लगा? बहुत ही मतलब तेज़ी से फैलने लगा। कॉफ़ी शॉप, टी कॉर्नर, जगह जगह पर इनके आइडियाज़ के बारे में बात होना क्या हुआ? शुरू हुआ। और साथ ही साथ इनका जो आइडियाज़ था वो न्यूज़पेपर और बुक्स के माध्यम से क्या होने लगा? फैलने लगा। यानी देयर आइडियाज स्टार्टेड टू रिच, है ना, मतलब पहुंचना शुरू हुआ किनके पास? जनता के पास। जब जनता के पास इनका आइडियाज़ पहुंचा तो जनता ने इनके तरीके से समाज को देखना क्या किया? शुरू किया, है ना। दे स्टार्टेड टू इमेजिन द, है ना,
एक मतलब उन्होंने एक ऐसा समाज देखना शुरू किया दैट विल नॉट बी बेस्ड ऑन दी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, पूरी तरह से दैट विल बी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड द इक्वलिटी, इस तरह से। तो व्हेन द लुइस 16 डिसाइडेड टू इम्पोज अ टैक्सेस टू मीट हिज एक्सपेंसेस, देन द पीपल वर अगेंस्ट हिम। पीपल उनके क्या हो गए, विरुद्ध हो गए, उनके खिलाफ क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे। तो क्या हुआ है ना, ये हमारे एनसीईआरटी का जो दूसरा टॉपिक है वो है आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम लोग उस पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोगों ने इतना पढ़ा, ठीक है, अगले पार्ट में वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो आपको तो कमेंट में पूछना, और अच्छा लगा हो तो उसमें भी कमेंट में करना, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।